हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी एक्सेस। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो वेलकम बैक, माय नेम इज़ विन्नी, जो कि आपको सेकेंड वीडियो के बाद पता चल गया होगा, राइट? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1 हमारा हो गया है नेशनल इनकम का। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर टू है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? अब इसमें हम बात करेंगे छोटे छोटे, इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिनको हम सब एकदम से आपके सिर पे धमाका बम नहीं फोड़ने वाले हैं। धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियोस में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आप एक टॉपिक को पहले समझें, फिर उसको अपनी बुक से गो थ्रू करें, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखें, देन वापस आएँ, देन नेक्स्ट टॉपिक्स देखें, देन उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करें, राइट? एकदम से सारा अटैक आ जाएगा तो आप तो मर गए, हम तो नहीं पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्टिंग के छोटे 2 कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें हमारा क्या है चैप्टर में? डोमेस्टिक टेरिटरी। कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप 9th का टीचर पढ़ाता है ना, मैप में स्टेट्स जो हमें कभी याद नहीं होते, वो कभी याद किसी को भी नहीं होते। तो उस मैप के अंदर जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, जो कुछ ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा दिखता है हमारा इंडिया का मैप। इस मैप के अंदर जो भी हमारा है, इस मैप की आउटलाइन, इस बाउंड्री के अंदर जो भी है, वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा बेटा। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, ये इस पोर्शन में, यहाँ पे किसी और कंपनी की कोई ब्रांच है, यहाँ KPMG का कोई ऑफिस है। तो अलग अलग ऑफिसेज या बिजनेस कहीं के भी हो, अगर हमारे मैप की आउटलाइन बाउंड्री के अंदर आते हैं तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगे। ठीक है बेटा, मगर हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो एक्सेप्शनल केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? यस, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन। एरोप्लेन में कौन कौन बैठा है आप में से? मैं तो बैठी हूँ एक बार, अब एक और बार बैठूंगी। तो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट, मान लो कि इंडियन एयरलाइंस कौन सी फेमस एयरलाइंस आपको पता है ना? कितनी फेमस, सबसे बढ़िया एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का हवाई जहाज अगर बाहर किसी की भी हवा में उड़ रहा है, सपोज एयर इंडिया का एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सो विल इट बी अ पार्ट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, चाहे वो किसी भी कंट्री की एयर में फ्लाई करे। सिमिलरली किसी फॉरेन एयरलाइंस का एरोप्लेन हमारे एयर में उड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स, है ना, ये अच्छी वाली एयरलाइन है। एयर इंडिया तो बहुत ही अच्छी है, आप सबको पता ही है। तो एमिरेट्स का कोई एरोप्लेन अगर हमारी एयर में उड़ रहा है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ये है फर्स्ट एक्सेप्शन। एयरप्लेन्स हमारे कहीं पे उड़ रहे हैं तो हमारे हैं, और अगर फॉरेन कंट्रीज़ के हमारे एयर में फ्लाई कर रहे हैं तो हमारे नहीं हैं। सेकेंड एक्सेप्शन है इसमें शिपिंग वेसल्स। हवा की बात हो गई पहले, एयर की, अब पानी की बात कर लेते हैं, वाटर। तो इंडियन ओशन आपको पता है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कहाँ तक आता है? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन ओशन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उसके बियॉन्ड या फिर कोई भी और ओशन, पैसिफिक ओशन, कोई भी और फॉरेन कंट्री का ओशन, और कौन से ओशन है, कैरेबियन सी या और भी जो ओशंस वगैरह हैं, उनकी अगर पानी में अगर मान लो इंडियन नेवी का या इंडिया का कोई भी सबमरीन या कोई शिप तैर रहा है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, उनका नहीं। ऐसे ही उनका कोई भी शिप हमारे पानी में आ गया है, 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गया इंडियन ओशन में या कहीं पे है, तो वो भी उनकी टेरिटरी का पार्ट होगा। तो सेकंड एक्सेप्शन क्या है? शिपिंग वेसल। फर्स्ट क्या है? एयरक्राफ्ट। हमारे टेरिटरी में होने के बावजूद भी ये जिस कंट्री के होंगे उसी को बिलोंग करेंगे। सिमिलरली हमारे किसी भी कंट्री में होंगे वर्ल्ड में तो वो हमारे ही रहेंगे। वो कॉन्सेप्ट तो आपने सुना है ना दोस्ती में, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा, वही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, राइट? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड एक्सेप्शन क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट वन एंड दिस इज समथिंग न्यू। दिस इज एम्बेसीज और डिप्लोमैट्स ऑफिसेस। एम्बेसी पता है ना आपको? दिल्ली में सारी एम्बेसीज कहाँ पे हैं? कौन सी रोड है वो जिसमें सारी एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज की? कौन सी? अशोका रोड। यस, तो वहाँ पे जो भी सारी एम्बेसीज है, एम्बेसी होती क्या है?
मूवीज़ तो देखते हैं हम सब, है ना, हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा, बजरंगी भाईजान देखी है हम सब ने, जब वो मुन्नी को लेके पाकिस्तानी एम्बेसी आता है ना दिल्ली में जहाँ हंगामा चल रहा होता है। तो बेटा हर दूसरी कंट्री में, सपोज फॉर एग्जांपल इन इंडिया, एक्सेप्ट इंडियन एम्बेसी, ऑल अदर एम्बेसीज विल बी प्रेजेंट, मेजर वंस, जिनके लोग हमारे इंडिया में आए हुए हैं। मान लो अगर उनको हमारी कंट्री में आके कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, कुछ कंसर्न है, तो वो अपनी एम्बेसी में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को बता देते हैं। जैसे कि हमने एक और मूवी देखी है पीके, पीके में वो कहाँ पे काम करता होता है, जग्गू का बॉयफ्रेंड, है ना, वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में। तो सिमिलरली एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी वर्ल्ड में कहीं पे भी होगी बेटा तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, और इंडिया में अशोका रोड में, दिल्ली में जो भी एम्बेसीज हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, राइट। सो ये 3 है मेजर एक्सेप्शंस, हवाई जहाज, पानी के जहाज एंड एम्बेसीज, एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट, शिपिंग वेसल्स एंड एम्बेसीज। ओके, वन मोर थिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं हम, इसको भी ड्राइंग बनाने का शौक है, ये ड्रॉ करता रहता है मेरी टी शर्ट के साथ, है ना। चलिए, तो हम अब बात कर रहे थे एक और अलग मेजर चीज़ की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड बैंक हमारे घर का है या सबका है? सबका है ना। अब हमारा पर्सनल वर्ल्ड बैंक तो है नहीं कोई, तो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, फॉर एग्जांपल WTO, सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाट डू यू थिंक, इनका हेडक्वार्टर्स जहाँ पे है ये वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे? नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री। ओके बेटा, ये किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं बिलोंग करेंगे, ये इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट है, और कोई भी कंट्री इसमें अपना क्लेम या राइट नहीं ले सकता कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, नहीं ये हमारी टेरिटरी में। दिस कैन नॉट हैपन। ओके, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? जो भी इंडिया के मैप पे है वो सब हमारा है मैप के अंदर। उसके अलावा 3 एक्सेप्शंस हैं, एयरक्राफ्ट, शिपिंग वेसल्स एंड एम्बेसीज। एक चौथी चीज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसी के भी नहीं है, ये अपनी इनकी इंटरनेशनल टेरिटरी और एरिया है, अपनी मनमर्जी से चलते हैं ये, और इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट है। समझ आ गया सबको? तो ये है फर्स्ट स्मॉल टॉपिक ऑफ चैप्टर 2, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने से पहले इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम। क्या है वो क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले वो क्वेश्चन ये है, जब मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगी आपको बताना है कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है। नंबर 1, ठीक है, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमृतसर। व्हाट आई एम सेइंग, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमृतसर। आपको बताना है ये हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। माय सेकंड क्वेश्चन इज पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए इन दोनों के आंसर्स, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही आंसर किया है या गलत। चलिए चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक है बेटा हमारा इस चैप्टर में, क्या है वो? नॉर्मल रेजिडेंट। कोई भी इंसान रेजिडेंट कब होता है? और सबसे पहले तो क्या रेजिडेंट सिर्फ इंसान ही होते हैं? क्या जानवर रेजिडेंट नहीं है? क्या मेरी बिल्डिंग रेजिडेंट नहीं है? क्या गवर्नमेंट स्कूल हैं जो हरियाणा के या फिर किसी भी और स्टेट के वो रेजिडेंट नहीं है? तो रेजिडेंटशिप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होता है और फर्म्स के लिए भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तीनों पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड फर्म्स पे, राइट। तो तीनों पे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो अब रेजिडेंट कोई कैसे बनता है किसी भी जगह का? इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी इंसान का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या इंडिविजुअल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है, किसी भी इंसान, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खाना, कमाना, खर्चना कहाँ करते हैं हम? जिस भी कंट्री के लिए हम ये तीनों एक्टिविटीज़ करते हैं, हम उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अभी आप सब पढ़ रहे हैं वीडियो से, 12th के बाद आप सबके मान लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं ना, 90%, 95%, 85%, राइट। उसके बाद आप सब ने अप्लाई किया अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन के लिए, और आप में से कुछ लोग चले गए फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए 3 साल के लिए। आपने ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे कोई भी जाता है वापस आने का मन तो करता नहीं है, यहीं सेटल हो जाएंगे, अब तो इंडिया में कौन जा रहा है। तो आप जब वहाँ पे चले गए हैं तो अब आप वहाँ पे ही खर्च रहे हैं, राइट। आप वहाँ पे ही कंज्यूम कर रहे हैं, और वहाँ पे तो हमें पता है सब लोग साइड वाइज कोई भी साइड जॉब भी करते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि घर से पैसे कब तक मांगेंगे। तो आप खाने कमाने खर्चने की सारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ वही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, तो आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं रहे, आप इंडिया के लिए क्या हो जाओगे, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, और आप रेजिडेंट कहाँ के हो जाओगे, कनाडा के। And when you come back to India, you will again become the resident of India if you are doing all your economic interest activities in India, right? So this is the second concept, normal resident. इसके अंदर भी अब कुछ exceptions हैं। क्या exceptions हैं इसके अंदर, आइए इसकी exceptions को देखते हैं हम। इसकी exceptions में क्या है बेटा, इसकी exception में है नंबर 1 फॉरेन टूरिस्ट। सपोज हमारे यहाँ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया घूमने की चीज़ें हैं ना इंडिया में, घूमने चलते हैं, अब मौसम चेंज हो रहा है, बढ़िया मौसम आ गया है घूमने का, ताजमहल देखने चलते हैं। तो ऐसे ही मान लो कि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट ताजमहल देखने आ रहे हैं, तो क्या वो इंडिया के रेजिडेंट होंगे, नहीं, वो तो बस ताजमहल देखने आए हैं, देख के घूम के चले जाएंगे। तो वो रेजिडेंट कहाँ के होंगे, अपनी कंट्री के भी जहाँ से वो आए हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आप और यूज़ कर सकते हो, कोई भी इंसान 1 साल से ज़्यादा जहाँ पे रहता है, मोर देन 1 ईयर, वो वहाँ का रेजिडेंट हो जाता है, राइट। ये 1 ईयर वाला क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरीज में बटेगा। जब आप फर्दर आगे हायर स्टडीज़ करेंगे ना, BCom या ग्रेजुएशन, तो डेज वाइज ये क्राइटेरिया डिवाइड हो जाता है, ओके। तो सबसे पहले हो गया फॉरेन टूरिस्ट। नंबर टू हमारा हो गया बॉर्डर वर्कर्स। सपोज हमारे इंडिया के बॉर्डर वर्कर्स है, जवान हैं जो हमारी दिन रात सेवा करने में लगे हुए हैं, राइट, हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनको मान लो बॉर्डर क्रॉस करना पड़े, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके गए और किसी भी फाइट के बाद आ गए, तो क्या वो उस कंट्री के रेजिडेंट हो गए, नहीं, वो रेजिडेंट किसके रहेंगे, इंडिया के ही रहेंगे, राइट। नंबर 3 वर्कर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी जो हमने बताया था इससे पहले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल टेरिटरी का पार्ट होती हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो कहाँ का पार्ट होते हैं, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। सपोज आपके पापा WTO में जॉब करते हैं, तो आप इंडिया के रेजिडेंट है ना, तो आपके पापा इंडिया के ही रेजिडेंट होंगे, चाहे WTO का वो ऑफिस कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, राइट। ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी रेजिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती। जैसे कहा था ना, उनका अपना अलग स्वैग और स्टाइल है ना, वो किसी की बात नहीं मानते, ना वो किसी की टेरिटरी में आना चाहते हैं और ना वो किसी के रेजिडेंट है, राइट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, नॉर दे आर इन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, ओके। सो हमने बॉर्डर वर्कर्स कर लिया, फॉरेन टूरिस्ट कर लिया, वर्कर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ली। फिर हमने बोला था शिपिंग वेसल्स, तो उन शिपिंग वेसल्स में जो क्रू मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं ना शिपिंग वेसल्स में, जो क्रू होता है जो काम करता है, वो भी जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो उसी कंट्री के रेजिडेंट होते हैं। सो दीज आर सर्टन एक्सेप्शंस इन द रेजिडेंटशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपसे मैं एक बात करती हूँ, रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप क्या लगता है आपको, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है या अलग अलग है? क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, अलग अलग है, ओके, वेरी गुड, यस, दोनों कॉन्सेप्ट बेटा अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्या डिफरेंस है दोनों में, या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो? तो रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप, राइट। रेजिडेंटशिप वो होता है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है, जैसे कि हमने बोला वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ करता है वहाँ पे। सिटीजनशिप क्या होती है, ये मिलती है आपको बाय बर्थ और बाय लॉ, दो ही तरीके हैं इसको हासिल करने के लिए। हम जिस भी कंट्री में पैदा होते हैं हम वहाँ के क्या होते हैं, सिटीजन, या फिर आप लीगली किसी कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके प्रोसीजर कंप्लीशन के बाद उस कंट्री का सिटीजनशिप ले सकते हो, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एक इंसान एक टाइम पे कंट्री ए का सिटीजन और कंट्री बी का रेजिडेंट हो सकता है? सोच के देखिए थोड़ा।
जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सपोज मैं अभी इंडिया में हूँ, राइट, तो मैं इंडिया के सिटीज़न हूँ, मैं पैदा भी इंडिया में ही हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी मैं? अम्बाला में, राइट, तो मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ। सपोज़ अब मैं मान लो कि मेरी ये जो क्लासेस सब देख के मुझे कोई फॉरेन कंट्री से ऑफ़र आ जाए, मान लो मैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन कंट्री की किसी स्कूल में चले जाऊँ पढ़ाने के लिए, मैं वहीं पे सेटल हो जाऊँ मैं, या फिर 3-4 साल वहीं जॉब करूँ, तो मैं रेजिडेंट कहाँ की हो जाऊँगी? उस फॉरेन कंट्री की, मगर मैं सिटीज़न कहाँ की हूँ? इंडिया की, राइट। ओके, सिटीजनशिप के साथ आते हैं बेटा वोटिंग राइट्स। तो आपके पास साइमल्टेनियसली 2-3 कंट्रीज़ के वोटिंग राइट्स तो नहीं हो सकते। मान लो अब मुझे वहीं सेटल होना है, तो मैं क्या करूँगी? सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए पहले मेरी इंडिया वाली सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद ही मुझे वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। सर्टन एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनके पास 2 ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, जैसे यूएस और इजराइल। यूएसए वाले इजराइलीज़ को दे देते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप, जैसे कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हो गई, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान इज द ब्रांड एम्बेसडर इन यूएई, राइट, दुबई, सो ही हैज़ द सिटीजनशिप ऑफ यूएई ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो, सो दैट आर सर्टन एक्सेप्शनल केसेस। अदरवाइज सिटीजनशिप जहाँ आप पैदा होते हैं बाय बर्थ मिलती है आपको, या फिर लीगली आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप का। चलिए अब इससे भी आपको पूछ लेते हैं क्वेश्चन। रेजिडेंटशिप के बारे में अगर हम बात करें तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस विल बी, इंडियंस गोइंग टू हज पिलग्रिमेज, हज करने जाते हैं ना मुस्लिम्स, मक्का मदीना, सो आप मुझे बताएंगे ये रेजिडेंट इंडिया का होगा या नहीं होगा? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, राइट। सो आज के लिए हमारे ये 2 मेन टॉपिक्स है जो हमने कवर किए। फर्स्ट टॉपिक क्या था? डोमेस्टिक टेरिटरी। सेकंड टॉपिक क्या है बेटा? नॉर्मल रेजिडेंट। और उसके बाद हमने उसी में ब्रीफ डिस्कस कर लिया सिटीजनशिप, राइट, जो बाय बर्थ मिलती है और बाय लॉ। ओके, ज़्यादा तो नहीं हो गया? बोर तो नहीं हो गए? अब एग्जाम्स नियरिंग आ रहे हैं। अब आपने हम देख लिया है कि सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज़ कर दिया है। कब है आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम? देखा आप लोगों ने? देख लीजिए, डेट को याद कर लीजिए, 19 मार्च 2025, राइट। टाइम भाग रहा है फटाफट, तो अब आप बोर मत होइए और अपने आप को पूरा कॉफ़ी लेके बैठिए, सर्दी का मौसम आ गया है, और फटाफट अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स की। तब तक आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू सून।